नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की, जिसे हम मौर्यन डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। आज हम मौर्य डायनेस्टी के जानकारी के स्रोत, उनकी वंशावली व साथ साथ उनके राजनीतिक विस्तार पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही अशोक की धम्म पॉलिसी पर भी डिस्कशन करेंगे और टॉपिक के अंत में सिविल सेवा के अंदर पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। कौटिल्य के द्वारा पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम नामक खेल खेलते हुए देखता है और उसकी कौशल और योग्यता को वहां पर ही वो परख लेता है और 1000 कारसापण में उसको खरीद कर उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है तक्षशिला में प्रदान करता है, क्योंकि खुद स्वयं कौटिल्य ही यहाँ का एक शिक्षक था। इसके बाद वो उसको सारे राजनीतिक गुणों की शिक्षा देता है और वो अपना बदला लेने के लिए उसको तैयार करता है। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सारी शिक्षा देने के बाद चाणक्य के द्वारा तैयार किया जाता है और वो नंद डायनेस्टी के खिलाफ अटैक कर देता है। जो नंद डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे धनानंद को पराजित करके एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जाती है, जिसको हम मौर्यन डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम कि मौर्यन डायनेस्टी को जानने के स्रोत क्या हैं, कि आपको कैसे पता है कि ये मौर्यन डायनेस्टी थी। इसके जैसे राजनीतिक के बारे में, आर्थिक, इकोनॉमिक, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हम इन्हीं सभी स्रोतों को इस्तेमाल करेंगे। पहली बात हम देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा जटाकाश। जटाकाश में सारी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को लिखा गया है। दिग्गज निकाय एंड मिलिंद, ये प्रमुख बुक्स मतलब मौर्यन एम्पायर के बारे में विस्तृत रूप से बताती है। इसके साथ साथ इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, जिसमें जेनास टेक्स्ट, जिसमें आप कल्पसूत्रा, भद्रभाव रचित कल्पसूत्रा को देख सकते हैं। हेमचंद्र परवन के द्वारा रचित परिशिष्ट परवन नामक बुक में भी हमें मौर्य शासकों के बारे में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें कंटेम्प्रेरी जितने भी अन्य जो हिस्टोरियन थे या ट्रैवलर्स थे, उनसे भी मौर्यन एम्पायर की जानकारी मिलती है, जिसमें आप देखेंगे मेगास्थनीज यहाँ पर एक दूत के रूप में था, जो अपनी बुक इंडिका के अंदर मौर्यन एम्पायर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करता है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे, कौन, कौटिल्य, वो अपनी बुक लिखता है अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा में पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन पे केंद्रित बुक है, जो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को विस्तार से समझाती है। साथ ही साथ आप विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस नामक बुक को भी देख सकते हैं। इन सभी बुक से हमें मौर्यन एम्पायर की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ मौर्य शासक जिनमें आप सबसे ज़्यादा अशोक को देखेंगे, उसके स्कल्पचर देखें, उसके पिलर्स देखें, चाहे रॉक पे हो, चाहे और कहीं पर हो, कॉपर प्लेट पे हो, वो सारे के सारे जो एविडेंस है हमें मौर्यन एम्पायर के जितने भी आदेश हो, उनके द्वारा वेलफेयर के काम हो या धम्म पॉलिसी हो, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अब इनकी वंशावली के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो विदेशी राइटर्स हैं वो भी अलग अलग नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधन करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नामक जो वर्ड है, जस्टिन, एरियन और स्ट्रेबो, ये 3 हिस्टोरियन सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, सेंड्रोकोटस। उसके बाद में देखेंगे एंड्रोकोटस, प्लूटार्क और एपियोनस नामक जो हिस्टोरियन हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस नामक वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे सेंड्रोकोटस, नियार्कस नामक हिस्टोरियन चंद्रगुप्त के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, सेंड्रोकोटस। ओके, सो ये तो अभी जो विदेशी
जो हिस्टोरियन हैं उनके द्वारा किस किस नाम से चंद्रगुप्त को पुकारा गया है इतिहास में, उनको वो सारी जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि मौर्य जो शासक थे वो किस कुल से बिलोंग करते थे, उनकी जाति क्या थी, इसको विस्तृत रूप से हम देखते हैं। हालांकि हम उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, यहाँ पर जो अलग अलग एविडेंस हैं अपनी अलग अलग बात करेंगे, जिसमें बुद्धिस्ट अलग करेगा, जैनिज्म टेक्स्ट अलग करेगी, कंटेम्प्रेरी लोग अलग करेंगे साथ साथ में, तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अलग बात करेगी। तो इनको आओ देखते हैं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मौर्याज के बारे में बताती है कि मौर्य मतलब शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं श्रीधर स्वामी जी क्या बोलते हैं। श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं कि मौर्याज थे एक दासी के पुत्र थे, दासी से जन्मे हुए पुत्र को दासी उनका कुल बताते हैं, दासी पुत्र बताते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो बुक है वो मतलब वृषल या कुलहीन से संबंध इनका बताती है मौर्यों का। उसके बाद आप देखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो या महापरिनिर्वाणा हो, सूत्रा हो या कुछ और कंटेम्प्रेरी बुक्स हो, वो मौर्याज को क्षत्रिय मीन्स राजपूत बताती है कुल से। इसके बाद जैनिज्म टेक्स्ट हैं वो मौर्याज के बारे में कहती है कि मौर्याहीज थे। इसके बाद जस्टिन है वो कहता है कि ये सामान्य कुल से संबंध रखते थे। कौन बेटा? मौर्याज। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखते हैं कि पहली बार जब आप ये तक्षशिला है यहाँ आप देख पा रहे हो, तक्षशिला में प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद अभी इसको सारे कौशल स्किल वगैरह सारी चीज़ सिखा दिया जाता है और ये पहली बार अपनी सेना इकट्ठा करता है। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जब सेना इकट्ठा करता है तो सबसे पहले जो इतिहासकार बोलते हैं इसके अंदर जितने भी चोर, डकैत और जो फॉरेस्ट के अंदर जंगल में रहने वाले लोगों का एक समूह था जो इसके साथ मतलब सेना में शामिल होते हैं और उनको ये सेना के रूप में इकट्ठा करता है। और सबसे पहले जो ग्रीक, रोमन और बुद्धिस्ट स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखें तो पाते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है सबसे पहले अटैक करता है पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र पे। इसका मतलब ये वाला जो बेल्ट है सिंध और ये पंजाब, इंडिया के यहाँ तक देख लेते हैं, ये वाले क्षेत्र में सिंध और पंजाब पर सबसे पहले ये अपना कंट्रोल करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं एपियोनस कहता है कि चंद्रगुप्त डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ ग्रीक क्षत्रप सेल्यूकस। हम आगे चलकर जब देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व तक जो सेल्यूकस निकेटर जो शासक ग्रीक शासक हैं और चंद्रगुप्त के मध्य एक लड़ाई होती है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अंत में एक संधि होती है और संधि की कुछ शर्तें होती है। संधि में ये कहा गया जो कुछ क्षेत्र थे जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये यहाँ पर आपको गांधार, काबुल, हेरात वाले जो क्षेत्र थे, साथ साथ में यहाँ से बलूचिस्तान, इन सभी क्षेत्रों पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो ग्रीक शासक के कंट्रोल में थे। ये सारे के सारे क्षेत्र किसको प्राप्त हो गए? चंद्रगुप्त को प्राप्त हो गए। और साथ ही साथ में वैवाहिक संबंध भी सेल्यूकस मौर्याज के साथ इस्टेब्लिश करता है। और इसके साथ में आपको अब मतलब यहाँ पर एक और चीज़ आई, अगर संधि हुई है तो चंद्रगुप्त ने भी तो कुछ दिया होगा, तो चंद्रगुप्त इनको 500 एलिफेंट इसको गिफ्ट में देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में देता है। इसके साथ साथ हमें ऐसे बहुत सारे कार्यों की भी जानकारी मिलती है। ओके, सो आगे चलकर हम देखते हैं कि सुदर्शना लेक का जो इंस्क्रिप्शन है ये भी हमें बातें बताता है कि जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का इस पश्चिमी वाले क्षेत्र पर भी उसने अटैक किया और यहाँ पर भी उसका कंट्रोल था। अभी देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त का ये वाले क्षेत्र पे, यहाँ से लेकर यहाँ से बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार
हो जाता है। अंत में हमको देखने को मिलेगा बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो लास्ट के 12 वर्ष थे साम्राज्य के, वो थोड़े विकट स्थिति से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एक फैमाइन आता है, उस वजह से स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, जिससे यहाँ के लोगों की जो ज़रूरत के सामान थे उसमें भी कमी आने लगती है। अब यहाँ पर हम देखने को मिलेगा बेटा कि चंद्रगुप्त 299 BCE के आसपास साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर मतलब संन्यास ले लेता है, और वो कहाँ चला जाता है? कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा श्रवणबेलगोला नामक, यहाँ इस क्षेत्र में चला जाता है, और जिसे आज हम चंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ जाकर संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगता है। यहाँ पर वो अपने भद्रभाव को अपना गुरु बनाता है और उनसे दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेकर यहाँ पर देखते हैं कि वो अंतिम समय में संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग देता है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर अब इनके बाद आपको देखने को मिलेगा इनके जो बेटे हैं बिंदुसार, जो 299 BCE से लेकर 273 तक शासन करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। बिंदुसार वॉज द सेकेंड मौर्यन एम्पायर। ओके, सो मदर का क्या नाम था? धरधरा इनकी मदर का नाम था, और इनके पिता का नाम आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज एल्डर सन सुसीम एज ए वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला वाला क्षेत्र था, उसका वाइसरॉय बनाता है, और अशोक को उज्जैनी का बनाता है। सबसे बड़ा एक चेंजेस इस समय ये बिंदुसार करता है साम्राज्य में, कि ये पूरे साम्राज्य में अलग अलग प्रोविंस मतलब प्रांतों में डिवाइड कर देता है, और प्रांतों में इनके जितने भी प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन सबको वहाँ कुमार के रूप में अपॉइंट करता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही ये बाकी पूरे वर्ल्ड से अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश किए हुए रहता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ और मिलेगी कि बहुत सारे हिस्टोरियन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से जानते थे, वैसे ही यहाँ पर बिंदुसार को भी जानते हैं, जिसे अमित्रोकैटिस, अमित्रघात, ऐसे बहुत सारे वर्ड भी आपको देखने के उपनाम देखने को मिलेंगे। किसके? बिंदुसार के। यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगा कि ये एक सीरियन शासक से 3 चीज़ों की डिमांड करते हैं। क्या क्या डिमांड करते हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। उसमें पहला था वाइन, सेकंड था ड्राई फ्रूट और थर्ड था फिलोसफर। जो सीरियन शासक है ये 2 बातें तो मान लेता है, लेकिन थर्ड बात को ये कहकर मना कर देता है कि सीरियन कानून किसी भी फिलोसफर को बेचने या सेल करने की परमिशन नहीं देता है। अगर बिंदुसार के बारे में पूरी जानकारी दी जाए तो ये वैसा ही होगा। इसने ना साम्राज्य को न घटाया न बढ़ाया। अब तक पिता से जो साम्राज्य मिला था उसको सुरक्षित आगे वाले शासक को ट्रांसफ़र करने में ये सफल रहे हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बिंदुसार के बाद जो सबसे प्रभावी और शक्तिशाली शासक के रूप में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था, पिता, इनके पूरे वंश के बारे में जानेंगे, फिर अलग अलग चीज़ों को विस्तृत रूप से देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं। अशोक वॉज एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं अशोक ही वो मैन शासक था जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इसने शासन किया था, जिसमें देखते हैं इनकी माता थी सुभद्रांगी के नाम था। इनके पिता को आप पहले ही जानते हैं, बिंदुसार, जो इनसे पहले शासक रहे हैं। इसके बाद इनकी वाइफ को बारे में देखिए, पद्मावती था, असंधि मित्रा थी, महादेवी और कुरुवाकी और तिष्य रक्षिता के नाम से इनकी वाइफ्स के बारे में हमें इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप इनके महेंद्रा हो, कुणाल हो, तिवरा नामक इनके पुत्र भी थे। साथ साथ में इनकी एक पुत्रियां भी थी, जिसमें आप संघमित्रा को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अब संघमित्रा का क्या आपने सर क्यों बताया? क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक उनको श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए भेजता है। सबसे ज़्यादा
यूपीएससी, एसएससी और पीसीएस सर्विसों में पूछा गया सवाल है कि महेंद्र और संघमित्रा को, मतलब किसको अशोक श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजता है। तो यहाँ आता आएगा महेंद्र और संघमित्रा, जो इसके खुद के अपने बच्चे थे। ओके, सो अब यहाँ जानते हैं बेटा कि इतिहास में सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि जब तक हमें उसकी पूरी जानकारी इंस्क्रिप्शंस को पढ़े नहीं गए तब तक हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद हम बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे जिसमें अशोक के अलग अलग नामों से पहचाना गया है, लेकिन जब मस्की अभिलेख को खोजा गया और पढ़ा गया तब जाकर पहचाना, अरे रे ये तो अपना अशोक है जो मगध शासक है। इससे पहले तो इन सब के बारे में कहीं श्रीलंका के बारे में ऐसे अलग अलग शासकों के बारे में जानते थे कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, लेकिन जो मस्की इंस्क्रिप्शंस हैं इसी से पता चला कि जो अशोक है ये कोई और नहीं, ये केवल ये मगध का शासक वही है। यहाँ पर आप देखेंगे अशोक के नाम में नेटूर इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख है वो अशोक का यहाँ पर मिलता है किंग अशोका के नाम से। मस्की अभिलेख जो देवाना पिय दस्सी पिय अशोकस, जो ये वर्ड सबसे ज़्यादा याद रखना क्योंकि देवाना पियस अशोकस के रूप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइटल किसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था या किसके लिए यूज़ होता है? अशोक के लिए सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चंस इस पे। सो पुरानाज में अशोक के लिए क्या नाम? अशोक वर्धना नाम यूज किया गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में आप देखेंगे जो आपको अशोक मौर्य नाम मिलेगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंत में धर्मराजा के नाम मिलेगा। दीप वंश के अंदर आपको पियदस्सी का नाम भी मिलेगा। ये सारे जो उपनाम हैं, अलग अलग टाइटल्स हैं जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में यूज़ किए गए हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि अभी तक जो साम्राज्य था, जो आपको ऐसे देखने को मिला होगा, जो यहाँ से ये देखने को मिला था, और अब अशोक के आने के बाद केवल ये वाला क्षेत्र छोड़ देंगे हम, ये वाला, जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था, उसमें ऐसा कुछ ही क्षेत्र मिला था। लेकिन अशोक ने आने के बाद सबसे जो बड़ा युद्ध किया वो वाला था जो कलिंगा वॉर। क्या था? कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर सबसे प्रमुख वॉर था इनकी लाइफ का, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो इससे इसकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेज आता है। आइए देखते हैं। Ashoka's one inscriptions mention that he conquered the Kalinga regions during his 8th regional year। कहते हैं शासन पर ये जब बैठे उसके 8वें वर्ष, ऐसा ये इनके इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं कि 8वें वर्ष वो कलिंग पर चढ़ाई करता है। कौन करता है? अशोका कलिंग पर चढ़ाई कर देता है और कलिंग का वॉर ये जीत लेता है। लेकिन यहाँ जीतने के बाद क्या होता है? ऐसा क्या हो गया जिससे अशोक, अभी तक तो बहुत सारे इतिहासकार इसे चंड अशोक के नाम से जानते हैं या उसके बारे में जो वर्णन चंड अशोक के रूप में करते हैं, लेकिन कैसे इस कलिंगा वॉर के बाद उसे चंड अशोक से महान अशोक बनने में सहायता मिली, या वो कैसे चंड अशोक से महान अशोक बना, आइए देखते हैं। कहते हैं जब वो 1 लाख के समथिंग जो लोग मारे गए, डे 1.5 लाख यहाँ पर जो घायल होते हैं, इंजर्ड होते हैं, और उन सब को देखकर उसके हृदय की व्यथा इतनी कारुण हो जाती है, वो इतना विचलित हो जाता है कि अब उसके जो दिमाग में है अब ये आने लगा कि इस जो जीत का कोई मतलब नहीं है। इतने लाखों लोगों को अगर मार कर कोई भी क्षेत्र जीता जाता है तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? वो केवल एक क्षणिक सुख हो सकता है, लेकिन इतने बड़े लोगों को मार के क्या कोई सुखी रह सकता है? इस वजह से उसके जो मन की व्यथा बहुत विचलित कर रही थी। अभी आप देखेंगे कि वो बौद्ध धर्म भी ग्रहण करता है। उससे पहले हम इसके 5 मेजर सेंटर्स को देखते हैं और फिर अशोक के जो बौद्ध धर्म के बारे में उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया उस पर
विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी क्या है, इसने पूरे क्षेत्र पर पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्रा तो बनाई ही, लेकिन इसके अलावा 4 प्रमुख सेंटर्स भी और बना दिए ताकि पूरे एम्पायर को केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज रखा जा सके। जिसमें क्या था, कलिंगा जीतने के बाद तौसाली 1, 2 और उसने फिर तक्षशिला सेकंड, उज्जैनी जो ट्रेड साउथ के ट्रेड सेंटर में पड़ता है, फिर देखता है स्वर्णगिरी। ये 5 प्रमुख कैपिटल के साथ साथ ये 4 प्रमुख सेंटर्स को भी इसने प्रमुख रूप से मजबूत किया ताकि पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल जो इनका जो एरिया है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सके। सो ये वाली बातें आप यहाँ देख सकते हो। इस टॉपिक के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके बाद वाले टॉपिक में इसको विस्तृत रूप से और अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन से सबसे बड़ी अशोक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अब देखते हैं अशोक की धम्म पॉलिसी कि अशोक का धम्म क्या कहता है, वो क्या बताता है हमें बारे में। कि जब कलिंगा वॉर हुआ तब उसके बाद हमको देखने को मिला कि अशोक के मतलब अपना धर्म परिवर्तन करके एक नया धर्म अडॉप्ट करता है जिसको हम किस नाम से जानेंगे, बुद्धिज़्म। यहाँ पर जैसे अगर उपगुप्त नामक एक व्यक्ति है जो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है और क्या करता है बेटा, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि इस बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो एक भिक्षु के रूप में ही पूरे आजीवन रहता है, ना कोई पद प्राप्त करता है। लेकिन अब उसकी पॉलिसीज चेंज होने लगती है। अब उनके इंस्क्रिप्शंस पे अलग अलग, ये इंस्क्रिप्शंस देखें, इन्हीं पर अलग अलग आदेश लिखवाता है, लोगों के वेलफेयर पर काम करने लगता है। और वेलफेयर में कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एबोलिशंस ऑफ डेथ पेनल्टीज, जो लोगों को मारने की वो पेनल्टीज को अब वो बंद कर देता है। लोगों के लिए रोड्स, सड़कें बनाता है, पेड़ ट्रीज लगाता है, वेल वगैरह कुएं वगैरह खुदवाता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है और लोगों के वेलफेयर के काम वो स्टार्ट कर देता है। कौन? अशोक। इसके साथ साथ आपको एक सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी कि बेटा अशोक अब और भी चीजें करने लगा है। क्या करने लगा है सर, बताइए हमको, हम भी देखना चाहते हैं। अभी तक कहते हैं जो सबसे बड़ा 3rd पिलर है उस पर वो क्या करता है बेटा, रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और वो पूरे साम्राज्य में जाएंगे और वहाँ अच्छे से सारी खैर खबर लेंगे कि लोगों को कोई समस्या नहीं है। ये सारा का सारा कब कर रहा है वो, मतलब बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। अब लोगों को प्रताड़ित करने की बजाय अब उनके वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। कौन? अशोक। इसके बाद 4 इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि अब भेरी घोष की बजाय धम्म घोष से हम क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे। अब इसकी जगह ये हम प्रयोग में लाएंगे। किसकी जगह बेटा? भेरी घोष की जगह किसको? धम्म घोष को। भेरी घोष क्या होता है? तलवार के बल पे अब हम किसी को नहीं जीतेंगे, अब शांति और अच्छाई के बल पर हमें अपने साम्राज्य को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। ये पॉलिसी कब अपनाता है? मतलब कलिंगा वॉर के बाद। और इसके साथ साथ एक और चीज करता है कि इंस्क्रिप्शन नंबर 5 पे वो बताता है कि धम्म महामात्या की भी नियुक्ति करता है ताकि वो धर्म से संबंधित जितने भी काम हो उनको सही विधिवत रूप से करता रहे। और साथ साथ में मतलब सबसे बड़ा वो काम करता है लोगों की भलाई का, अशोक। इसमें आप देखेंगे माता पिताओं का सम्मान करना। और सबसे बड़ी बात आपको इंस्क्रिप्शंस में मिलेगी कि वो अपने लोगों के लिए क्या क्या करता है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि देखो मतलब ही कहते हैं लोगों के अच्छाई के लिए वो क्या करता है, मतलब न केवल
अर्थ पर बल्कि हेवन। कहते हैं वो इहलोक मतलब अर्थ पे, और इसके साथ साथ हेवन मतलब परलोक। मैं अपनी जनता की जो कामना है इहलोक और परलोक दोनों जगह उनकी भलाई के मतलब बारे में वो काम करता है। कौन? अशोक। और ऐसी वो शुभकामनाएं भी देता है, साथ साथ में लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए भी हेल्प करेगा, और उनकी जितनी भी लाइफ स्टाइल और ज़्यादा अच्छी हो सके, खाने पीने से लेकर टैक्स में भी रिड्यूस करता है। जितने भी, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक में हो, सोशल एंड कल्चरल हो, इन सभी चीज़ों में माता पिता का सम्मान करना, धम झांकियों को और ज़्यादा बढ़ावा देना, बिना काम की चीज़ों को रोक देना, मतलब पशु हत्या पर रोक लगा देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें धम पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेगी, जो अशोक के द्वारा प्रारंभ की गई। और सबसे बड़ा थर्ड बुद्ध काउंसिल भी हमको देखने को मिलता है। आपको अभी तक आपने बोला सर क्या बुद्ध काउंसिल क्या होती है, क्या नहीं होता है? क्या होता है, बुद्धिस्ट के अंदर जितने भी जो प्रमुख विद्वान लोग इकट्ठा होते हैं और नए ग्रंथों का संकलन करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। सो अभी तक आपने देखा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ? राजगृह में वो हुई थी किसके समय? अजातशत्रु के समय, ठीक है। सेकंड जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में किसके समय? कालाशोक के समय। और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ये हुई है पाटलिपुत्रा किसके समय? अशोका के समय। और जो फोर्थ होगी वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं आया, लेकिन हाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगी बेटा कश्मीर में। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूपीएससी में पूछा जाता है, और ये होगा कनिष्का के समय सबसे ज़्यादा होगा। सो ये वाले टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा। ये सारी चीज़ें अशोक के समय यहाँ पर लागू की जाती है, या इस समय अशोक के समय इन चीज़ों पर भी काम किया जाता है, ताकि लोगों का और ज़्यादा अच्छे से वेलफेयर किया जा सके। ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप याद रखिएगा सब। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अभी तक तो हमने अशोक के बारे में देखा। अब इसके बाद मौर्यन एम्पायर के अंदर कितने शासक कौन कौन थे उनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, जिसमें अशोक के बाद इनके पुत्र कुणाल को हम देखेंगे। कुणाल के बाद हम दशरथ को देखने को मिलेगा। उसके बाद संप्रति आएगा, और संप्रति के बाद में शालीशुक, और शालीशुक के बाद बृहद्रथ होगा। बृहद्रथ मौर्यन डायनेस्टी के अंतिम शासक के रूप में होगा, जिसकी 184 BCE में इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और मौर्यन डायनेस्टी का अंत कर दिया जाता है, और नई डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। वो है कौन सी? शुंग डायनेस्टी। ओके, सो चलिए आइए देखते हैं विगत वर्षों में जो सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी? कहते हैं नंद डायनेस्टी के बाद मगध पर कौन सी डायनेस्टी से ने शासन किया? सो अब देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। बात सही है। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो डायनेस्टी स्टैब्लिश की गई तो वो थी मौर्य डायनेस्टी। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन होता है कौन सा? मौर्य डायनेस्टी का। ये आंसर हमारा परफेक्ट है, मौर्य डायनेस्टी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सो अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि किसने डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्त सेकेंड नहीं, ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, इट्स अ करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है वो भी नीचे देख लेते हैं। विष्णुगुप्ता ये इस डायनेस्टी से नहीं था। नीचे देखते हैं समुद्रगुप्ता, ये गुप्ता डायनेस्टी से था। तो मतलब ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी हुआ। लेकिन मतलब से कुछ नहीं होता भाई, यहाँ बातों से होता है। क्योंकि आप सबको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया
कि नंद वंश का अंत करके जो नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई वो मौर्यन डायनेस्टी थी, और उसका अंत करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सो हमारा राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, कहते हैं मौर्यन हिस्ट्री को जानने का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है वो देखते हैं। मुद्रा राक्षस, नेचुरल हिस्टोरिका, क्या है, देवी चंद्रा गुप्तम। सो नेक्स्ट रहेगा अर्थशास्त्र। क्या अर्थशास्त्र उसको जानकारी का स्रोत है? तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि ये सारी ये भी बुक्स इसके बारे में बताती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के बारे में लिखा हुआ, तो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भी मौर्यन एम्पायर के बारे में है। लेकिन कहता है कि इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्ट्री, कहते प्रमुख रूप से कौन बताता है? तो ये है अर्थशास्त्र, क्योंकि जो विष्णुगुप्त चाणक्य जो नामक जो शिक्षक था चंद्रगुप्त का, वही सबसे इस्टेब्लिश करने में या मेन इसके गुरु थे। इस वजह से उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स है अर्थशास्त्र, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देती है। सो ठीक है, तो कौन सा करेंगे? अर्थशास्त्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखें, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? तो अभी आपने देखा है कि कौन है, वासुदेवा नहीं, मेगास्थनीज नहीं, ये इंडिका का था। ठीक है, सो तो फिर कौन है सर? अभी देखा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सो अभी हमने फिर वही क्वेश्चन लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक के रूप में कौन था? तो चाणक्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे? सो आपने देखा, कुणाल नहीं, अशोक का बेटा था। संप्रति भी नहीं था। क्या अशोक था? अशोक भी नहीं था। तो कौन था? भद्रता। 184 BCE में, मतलब इसी के सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है, वो है सुंगा डायनेस्टी। ओके, सुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की गई। तो इसका मतलब अंतिम शासक कौन हुआ? ब्रदर था। आगे देखते हैं, हु वॉज ऑल्सो नोन एज अ देवानाम पिया और पियादस्सी? कहते हैं देवाना या पियादस्सी के रूप में कौन जाना जाता था? सो अगर हम देखें तो मस्की अभिलेख पे यही बातें लिखी है, और वो किसका नाम लेता है? अशोक का। सम्राट अशोक ही कौन से अभिलेख के आधार पर? मस्की अभिलेख के आधार पर देवानाम पीएम अशोका, जो देवों का प्रिय हो, वो ऐसा वर्ड आता है सम्राट अशोक के लिए। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर ही अंत होता है। नमस्कार। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच पक्का शेयर कीजिएगा, और सजेशन भी दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस उनको ऑटोमेटिक मिल सकें। किसके लिए? सब्सक्राइबर के लिए।